हुकुम सिंह और सरकटा भूत यह कथा है। एक रहस्य कथा उन अनदेखे जंगलों की जहां अंधेरा और रहस्य एक साथ घुल मिलकर रहते हैं। वे जंगल जो कहीं कहीं तो सपाट धरती पर दूर दूर तक फैले हैं, तो कहीं मीलों लंबी ऊंची नीची पहाड़ियों पर। चारों ओर बस जंगल ही जंगल दिखते हैं, इस छोर से उस छोर तक और छोटी से नीचे गहरी घाटी तक। आप जब छोटी में होते हैं तो आपको देवदार के जंगल दिखेंगे, ऊंचे ऊंचे दैत्याकार वृक्ष जिन्हें देखकर यह लगेगा कि इनके जीवन का बस एक ही लक्ष्य है, वह है कि बगल वाले पेड़ से ऊंचा निकल जाना। भारी भरकम तनों वाले वृक्षों के इन जंगलों में एक विचित्र सी खामोशी है। यहां पहुंचकर आपको ऐसा लगेगा कि आप सशरीर परम शांति वाले देवलोक में पहुंच गए हैं। ये एक ऐसा सुकून होगा जिसके बारे में यहां आने से पहले आपने सोचा भी ना होगा। संभव है पूरे भारत खंड में देवदार के वृक्षों का ऐसा भव्य जंगल आपने आज से पहले कभी देखा भी ना हो। प्रकृति का ऐसा दिव्य रूप देखकर कुछ देर के लिए हो सकता है आप जीवन के माया जाल की तुच्छता को समझ जाएं और प्रकृति के अलौकिक रूप में समा जाएं। वहां पहुंचकर मन ही मन आप इस शांत चित्त वातावरण को आत्मसात करने लगते हैं और चुपचाप उस अनोखे वातावरण में घुलकर जंगल के साथ एकमय हो जाना चाहते हैं। जंगल में ये शांति छाएगी तो जरूर, मगर बस थोड़ी सी देर के लिए ही, क्योंकि बहुत जल्द ही आपको लगेगा कि जंगल का वह अप्रतिम शांत वातावरण अचानक ही गायब हो गया है। और अब एक साई साई की डरावनी आवाज ने उन घने जंगलों को अचानक ही अपने दायरे में लपेट लिया है। यह धड़कन बढ़ाने वाली आवाज आपसे कुछ कहना चाहती है, ये आप जानते हैं। पर क्या ये आप समझने में असमर्थ महसूस करते हैं? जो भी हो, कुछ ही देर में आपकी देवलोक में होने वाली अनुभूति का पतन होने लगता है। न जाने क्यों आपको लगने लगता है कि यह शांति खोखली है और आने वाले किसी तूफान की प्रतीक्षा में है। किसी अनजाने भय का पूर्वानुमान लगाकर आप वहां से तेजी से भागना चाहते हैं, लेकिन आपके पैर अचानक ही निर्जीव से होने लगते हैं। फिर भी किसी प्रकार साहस जुटाकर आप पूरे जोरों से खुद के पैरों को घसीटते हुए ढलान की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। पैरों को जबरदस्ती घसीटते हुए जब आप ढलान में पहुंचते हैं तो यहाँ का नजारा पहले जैसा नहीं। यहाँ पर उतनी ऊंचाई का अभाव तो है ही, साथ ही इस इलाके का वातावरण भी बिल्कुल भिन्न है। यहाँ अब देवदार के पेड़ नहीं, बल्कि आपको चीड़ के जंगल मिलते हैं। भूरे लंबे मोटे तनों पर गहरे हरे रंग की महीन पत्तियों को लादे हुए दूर दूर तक फैले ये जंगल भी कोई कम शोभा निकेतन नहीं। यहाँ आते ही आपकी सांस में सांस लौट आती है। यहाँ ऊंचाई में खड़े देवदारों के जंगलों सा भय नहीं, और आपको विश्वास हो जाता है कि ऊपर सर पर मंडराता हुआ अज्ञात खतरा आप वहीं ऊंचाई पर छोड़ आए हैं। आप एक लंबी राहत की सांस लेते हैं और जंगल की उस रहस्यमय शांति को पुनः महसूस करने लगते हैं। यहाँ जमीन पर गिरी चीड़ के पेड़ों की सूखी पत्तियां व फलों से गिरे उनके बीज आपको बहुत पसंद आते हैं। इतनी स्वच्छ व रमणीक धरती देख आप भाव विभोर हो उठते हैं। आपके अनुमान से जमीन पर गिरी पत्तियां बहुत मुलायम हैं। आप उन्हें उठाकर अपनी अंगुलियों से महसूस करते हैं। तब आपको पता चलता है कि पत्तियां वास्तव में मुलायम नहीं हैं, वरन काफी खुरदरी हैं और नुकीली भी, मगर चिकनी इतनी हैं कि जानबूझकर आप उन पर फिसलने का प्रयास करने लगते हैं। बस यही गलती तो हुई आपसे, क्योंकि अगले ही क्षण सूखी की चमकदार पत्तियों पर आपका पैर फिसला और आप पुनः लुढ़कना शुरू करते हैं। और इस बार जानबूझकर नहीं। चारों ओर चीड़ की ही पत्तियां हैं, साफ सूखी और चिकनी पत्तियां, जिन पर आपके लिए पैर जमाना मुश्किल हो गया है। आप फिसलते चले जाते हैं घाटी की ओर। कहां तक आपको कोई अनुमान नहीं। अब यह न सोचिए कि आपके साथ ही ऐसा कुछ क्यों होने लगा। आपके साथ ही नहीं, सच तो यह है कि उत्तराखंड के इन जंगलों का भ्रमण किसी भी नए सैलानी के लिए उचित नहीं, वह भी अकेले। जीवन को संकट में डालने के लिए भरपूर खजाना है यहाँ। जैसे खतरनाक पहाड़ियां, भयानक जानवर और इन देखी भाली चीजों के अलावा और भी बहुत कुछ है, जैसे भूत प्रेत परी और चुड़ैलें भी। संभावना है कि इतना कुछ झात होने पर शायद कोई विरला ही हो जो जानबूझकर वहां जाकर ऐसे खतरे मोल ले। फिर भी कुछ ऐसे लोग जरूर होते हैं जिन्हें ये सब करना अच्छा लगता है। मतलब जानबूझकर खुद को संकट में डालने पर उनको परमानंद की अनुभूति होती है। जैसे पतंगे को रोशनी से खेलने में मजा आता है, कुछ वैसे ही ये कहानी ऐसे ही एक इंसान की है जो जानते हुए भी इन रहस्यमयी जंगलों में अकेले ही आया जाया करता था।
खतरों से खेलने का बेहद शौकीन था वह बंदा। वह था राजस्थान का एक राजपूत युवक जिसका नाम था हुकुम सिंह। यह बात तब की है जब भारतवर्ष विदेशी सत्ता के चंगुल में था। उत्तराखंड के इस अनोखे पहाड़ की चोटी पर भारतीय सेना की एक छावनी बसी थी, जो आज की तारीख में भी सेनानियों का एक मुख्य प्रशिक्षण केंद्र है। शायद इसलिए कि ये पहाड़ खूबसूरत हैं और ठंडे भी। उन दिनों ऐसे स्थान विलायत से आए गोरों को बहुत रास आते थे। इसीलिए भारत पहुंचकर उन्होंने कई पहाड़ों पर अपने लिए ऐसी कई विशेष पहाड़ी चोटियां चुनी। उत्तराखंड में भी ऐसे कई पहाड़ों पर उन्होंने सेना की छावनियां बनाई। ये कहानी अलबत्ता गढ़वाल रेजिमेंट के केंद्र से संबंधित है। यहाँ पहाड़ खूबसूरत जरूर थे, मगर उतने ही खतरनाक भी थे। इसीलिए स्थानीय लोग इन पहाड़ों को काले पहाड़ के नाम से पुकारते थे। काला अर्थात जहां अंधेरा हो, और अंधेरे में कितने भेद छुपे हैं कौन जानता है। उत्तराखंड का पाठक अब तक जान चुका होगा कि यह कथा और कहीं की नहीं, बल्कि लैंसडाउन के पहाड़ों की है। आज की ही तरह उन दिनों भी यह छोटा सा शहर उतना ही आबाद था। मुट्ठी भर गोरे चिट्टे अंग्रेज अफसर थे वहां, और उनके साथ थे हट्टे कट्टे ढेरों पहाड़ी युवक जो गढ़वाल राइफल में सेवारत होने के लिए यहां सेना से संबंधित प्रशिक्षण व अभ्यास किया करते थे। लैंसडाउन की इन पहाड़ियों पर यद्यपि अधिकांश सिपाही वहीं के स्थानीय पहाड़ी युवक थे, पर कुछ लोग वे भी थे जो बाहर से आए थे, जिन्होंने वहां आने से पहले न कभी ऐसे पहाड़ देखे थे, न ऐसे जंगल, और न ही ऐसी काली धारदार घाटियां। उनमें से ही एक था वह जवान हुकुम सिंह। हुकुम सिंह ने लैंसडाउन जैसी अनोखी जगह कभी न देखी थी, और न ही वहां के जैसे सरल सीधे लोग। लगभग हर इतवार को जब कभी भी जवानों का अवकाश होता, तो हुकुम सिंह पहाड़ी पर बसी छावनी से कुछ देर के लिए निजात पाने के लिए आसपास के निर्जन इलाकों में चल देता। घूम घूम कर वह पहाड़ों का आनंद उठाता, और उसके बाद यात्रा का वृतांत पोस्ट कार्ड में अपने घर वालों को लिख भेजता। यहाँ छावनी में रहकर उसका यही मात्र मनोरंजन होता, पहाड़ों पर घूमना, क्योंकि राजस्थान से अकेला युवक होने से छावनी में उसके अधिक मित्र भी न थे। इसलिए वह अधिकांश समय अकेला होता उन बड़े बड़े पहाड़ों के बीच। लैंसडाउन यद्यपि सिपाहियों का गढ़ था, जो इंसानों के लिए सुरक्षित तो था, पर इतना भी सुरक्षित नहीं। विशेषकर उन दिनों पहाड़ के इस इलाके में किसी नरभक्षी बाघिन का आतंक छाया रहता था। आए दिन कभी दूर तो कभी पास के इलाकों से बाघिन लोगों को उठा ले जा रही थी। छावनी की सीमा पर भी कभी कभार बाघिन गश्त लगा लेती थी, जिसकी पुष्टि आए दिन कई जवान किया करते। वहां के लोगों के लिए यह बात कोई अजूबा न था, क्योंकि इन जंगलों ने पहली बार नहीं, वरन न जाने कितनी ही बार नरभक्षी जानवरों को पैदा किया था। क्यों किया, कोई नहीं जानता। सच मानो तो ये भी जंगल का रहस्य ही है। उसकी अनगिनत संतानों में से कभी कभी कोई बागी हो जाता है। क्यों होता है, ये जानना शायद जंगल के खुद के लिए भी मुश्किल है। बहरहाल काली पहाड़ी पर आए दिन दहशत भरी घटनाएं सुनने को मिलती। एक बार तो छावनी के ही अंदर घुस आई थी वह नरभक्षी बाघिन। किसी तरह आग जला व ढोल बजाकर सिपाहियों ने उसे छावनी से बाहर निकाला, क्योंकि तब सिपाहियों को राइफलें इतनी आसानी से उपलब्ध न थीं। उनका प्रयोग सिर्फ अभ्यास व युद्ध के लिए ही होता था। बाघिन के अलावा भी एक और चीज थी उस पहाड़ की चोटी पर। वह थी एक बिना सर वाले भूत की कथा। लोग कहते कि छावनी में रातों को बहुधा कोई सर कटा भूत जवानों को दिखाई देता था, जो पहरे पर सो रहे सिपाहियों को कभी थप्पड़ तो कभी डंडा मारकर जगाता। लोग उसके बारे में कहते कि वह सेना का शुभ चिंतक भूत है। कहना आवश्यक होगा कि बाघ और सर कटे भूत वाली कथा कहने व सुनने वाले आज भी इसकी सत्यता पर संदेह नहीं करते। माने भी क्यों नहीं, क्योंकि उस इलाके में बाघ वर्तमान समय में पहले से भी ज्यादा हैं। और भूत हैं, वे तो सदा अमर ही रहते हैं। वे भला कहाँ गायब हो सकते हैं। छावनी में साथ के जवानों के मुख से हुकुम सिंह ने भी बाघ व भूत की कई कहानियां सुनी जरूर थीं, पर न तो उसने कभी किसी बाघिन को देखा था, और न ही कभी किसी भूत को। वैसे अन्न देखी बात पर विश्वास करना हुकुम सिंह के उसूलों के खिलाफ था। दरअसल भूत जैसे मरे प्राणियों पर विश्वास न करना हुकुम सिंह की अपनी गलती न थी, क्योंकि वह था एक राजस्थानी युवक। वहां उत्तराखंड की तरह न तो ऐसे पहाड़ हैं और न ही ऐसे जंगल। तो बाघों का सवाल तो खुद ब खुद खत्म हो जाता है। अब जहां तक भूतों की बातें हैं, तो भूतों को भी तो जंगल ही पसंद है, जहां वे आसानी से छुप सकते हैं।
छद्मवेशी लोगों की तरह भूतों को भी गोपनीयता उतनी ही पसंद है। खुद को कब, किसे, कहाँ दिखाना है, इसका निर्णय वे खुद ही लेते हैं, इंसानों पर नहीं छोड़ते। इसीलिए तो अधिकांश लोग संपूर्ण जीवन जीने के बाद भी बहुधा भूत दर्शन से वंचित ही रहते हैं, जबकि कुछ लोग इनसे कई बार साक्षात्कार कर इनके दर्शनों का सुख भोगते हैं। या दुख कहें तो भी गलत ना होगा। इसमें लोगों की कोई गलती नहीं, बल्कि इसके लिए सिर्फ भूत ही जिम्मेदार हैं। अब सोचिए कि गुप्त रहने वाले भूत भला रेत के टीलों के पीछे कैसे छिप सकते हैं, क्योंकि तभी अंधड़ आया और टीले को उड़ाकर कहीं और ले गया। बेचारे भूत फिर से किसी दूसरे टीले के पीछे छुपने जाएंगे। बार बार आवरण और अनावरण की प्रक्रिया भला किसे अच्छी लग सकती है। उनकी बात मानो तो भूतों को भी बार बार घर बदलना अच्छा नहीं लगता। आखिर अपना स्थान और रुतबा बनाने में उन्हें भी तो समय लगता है। इसलिए तो भूतों के लिए उत्तराखंड के जंगल स्वर्ग से कम नहीं है, या उनके प्रिय भूतलोक से कहें तो अधिक तर्कसंगत होगा। यहाँ पहाड़ों की असंख्य श्रृंखलाएं हैं, सुनसान घाटियां हैं, काली गुफाएं हैं और साथ में वृक्ष भी हैं, जो सृष्टि के आरंभ से खड़े हैं। इसलिए एक बार भूत वहां जम गए तो कहीं और जाने का नाम ले ही नहीं सकते। जाए भी क्यों, उनको भी तो अपने घर उतने ही पसंद हैं जितने इंसानों को। ये कहानी अलबत्ता हुकुम सिंह की है, जिसे ना कभी किसी बाघिन का डर लगा और ना ही किसी भूत प्रेत का। उसे हिदायतें मिलती रहीं कि छावनी की सीमा से बाहर जाना उसके लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता था, विशेषकर अकेले। मगर गर्म खून वाला वह जवान हुकुम सिंह लोगों की सुनी सुनाई बातों से कहाँ रुकने वाला था। सब कुछ कितना अनोखा और खूबसूरत था यहाँ, इन पहाड़ों पर। गगनचुंबी पर्वत जिनकी ऊंचाई को घाटी में खड़े होकर मापना मुश्किल था, और ऐसे ही गहरी घाटियां जिनकी गहराई की थाह ऊंचाई पर खड़े होकर तो हरगिज नहीं ली जा सकती थी। उसके लिए उनमें उतरकर ही गहराई का पता लगाना संभव था। हुकुम सिंह इन पहाड़ों के अनुपम रूप व सौंदर्य का पूरी तरह से दीवाना हो चुका था। कभी कभी हुकुम सिंह किसी ऊंचे से टीले पर खड़ा हो पास की चट्टानों से बह रहे झरनों पर इस तरह मंत्रमुग्ध हो जाता कि उसे पता ही न चलता कि कब सुबह से दोपहर हुई और कब दोपहर से शाम। प्रकृति के इस अद्वितीय सौंदर्य को दिलो दिमाग पर समेटे वह शाम को जब छावनी में वापस लौटता तो अपने घर वालों को यात्रा का वृत्तांत लिख पत्र भेजता। शुरू शुरू में हुकुम सिंह छावनी से सटे आसपास के इलाकों में ही घूमने जाया करता, लेकिन समय के साथ साथ ऊंची पहाड़ियों और गहरी घाटियों में चढ़ने उतरने का उसका भय कम होता गया और शौक बढ़ता ही गया। उसे यहाँ सेना की छावनी में सीमित समय मिला था, इसलिए वह यथासंभव यहाँ की धरती के रूप का जी भर रसपान करना चाहता था। बचपन से ही रेत के विशाल टीलों पर चढ़ने का शौक व अभ्यास उसके पर्वतारोहण में भी काफी मददगार सिद्ध हो रहा था। जब भी अवकाश का दिन होता वह पानी और आवश्यक सामान ले पहाड़ों पर टहलने निकल पड़ता। हरे भरे घने जंगलों में वह दूर तक निकल जाता। साथ के लोग उसे ऐसा करने से सदा हतोत्साहित करते, यह कहकर कि जंगल बेहद खतरनाक थे। वह भी विशेषकर उन दिनों जब हर दूसरे दिन बाघिन की कोई हिंसक वारदात होती, कभी किसी चार पैरों वाले पालत पशु के साथ तो कभी गांवों के दो पैरों वाले के संग। मगर वह बहादुर राजपूत ऐसी बातों से डरने वाला प्राणी न था। उसे वहां के जंगलों से कोई भय न था, बल्कि उसे तो वहां के जंगलों में हमेशा ही एक अनोखी सुंदरता नजर आती थी। लोगों के कथनानुसार न उसे जंगल के अंधेरे दिखते थे और न ही उनमें कोई रहस्य नजर आता था। इसलिए वह किसी के कहने से कभी भी नहीं रुका, क्योंकि उसका जवान जोशीला खून बाघिन की प्रभुसत्ता को मानने को तैयार न था और न ही उसका विज्ञान किसी अप्राकृतिक शक्ति जैसे भूत प्रेत को स्वीकारने को ही तैयार था। एक दिन हुकुम सिंह सैर करते करते बड़ी दूर निकल गए। काफी देर तक पतली सड़क पर चलने के बाद वह एक संकरे कच्चे रास्ते पर उतर गए। कुछ दूर जाने के बाद अब कच्चा रास्ता भी पेड़ों और झाड़ियों में जाकर गुम होने लगा। जाहिर था कि इधर इंसानों का आवागमन नहीं के बराबर था। एक बार हुकुम सिंह को लगा कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, मगर उस दिन उसने कुछ ऐसा देख लिया था कि उसके लिए पीछे लौटना मुश्किल हो चला था। वह था हिमालय का एक हिमशिखर, जो थोड़ी सी देर के लिए उसकी आंखों में समाकर पुनः ओझल हो गया था। उस चमकते हिमशिखर की एक झलक ने मानो हुकुम सिंह को सम्मोहित कर लिया था। उसे लग रहा था कि संभवतया कुछ और आगे जाने पर उसे वह हिमश्रेणी फिर से दिखाई दे। इसलिए झाड़ियों और पेड़ों के बीच वह अपना रास्ता खुद बनाते हुए आगे बढ़ा जा रहा था। शीघ्र ही उसकी मेहनत
सफल भी हुई और ऊंची नीची पहाड़ियों को कूदता फांदता हुआ वह एक ऐसे स्थान पर चला गया जो अत्यंत अनोखा व सुंदर था। ऐसे मनोरम दृश्य की उसने कभी कल्पना भी न की थी। हुकुम सिंह के सामने विशाल हिमालय खड़ा था। धूप में चमकती बर्फ से लदी हिमालय की चोटियां देख वह मंत्रमुग्ध हो गया। उसे विश्वास न हो रहा था कि चांदी सी चमकती बर्फ की चोटियों का रूप इतना दिव्य हो सकता है। अपने समक्ष इतने अद्भुत सौंदर्य को देख वह अपनी सुध बुध खो बैठा था। उसकी आंखों से जलधार बह रही थी। क्यों? उसे खुद पता न था। शायद वे आंसू प्रकृति के प्रति उसके अनन्य प्रेम की अभिव्यक्ति में बह रहे थे। तभी एक विचित्र सा हादसा हुकुम सिंह के जीवन में घटा, जिसने उसके सारे उसूलों और अविश्वासों को एक साथ ही चुनौती दे डाली। यद्यपि बर्फ की चोटियां उससे दर्जनों कोस दूर थीं, लेकिन उसकी आंखों में भरा पानी था या फिर कोई अन्य चमत्कार। उसे ऐसा लगा कि श्वेत बर्फ में लदी वे विशाल चोटियां अचानक ही उसके बहुत पास आ गई थीं, या वह खुद उनके करीब चला गया था। छोटी उसकी आंखों के पास थी, इतनी पास कि वह हाथ आगे बढ़ाने का अपना उत्साह न रोक सका। उसने हाथ लंबा किया, कुछ और, फिर कुछ और। प्रकृति के ऐसे जादुई रूप को देख हुकुम सिंह भूल गया था कि वह खुद भी एक चोटी पर खड़ा था और उसके आगे गहरी घाटी थी, घनी और अंधेरी। चोटियों को छूने के लिए हाथ बढ़ाने के सिलसिले में उसका संतुलन बिगड़ गया था। तभी उसका पैर फिसल गया और देखते ही देखते वह घाटी की ओर लुढ़कता चला गया। लाख हाथ पैर मारने व 50 मीटर लुढ़कने के पश्चात आखिरकार वह रुकने में सफल हो गया। सामने बह रही एक छोटी सी सरिता के पास में पड़ी गीली मिट्टी में उसके पैर अपने आप ही ठहर गए थे। अच्छा हुआ वह नदी में न गिरा, जो पत्थरों से भरी थी। यदि वहां गिर गया होता तो उस दिन उसका राम नाम सत्य होने में कोई संदेह न होता। लेकिन उतनी ऊंचाई और ऊबड़ खाबड़ मार्ग से गिरने के बाद भी हुकुम सिंह को मामूली खरोंचे ही आई थी। कैसे यह अपने आप में किसी रहस्य से कम न था। सुनसान जंगल में अकेला हुक्म सिंह कैसे बिना किसी चोट के इतनी गहराई में गिरकर बच गया था। उतनी ऊंचाई से गिरकर बचने की असंभव घटना पर हुकुम सिंह खुद आश्चर्यचकित था। हुकुम सिंह ने गर्दन उठाकर उस छोटी को देखा जहां वह कुछ देर पहले खड़ा था, और उसे अपने आप ही विश्वास हो गया कि उस दिन अपने जीवन की रक्षा के लिए वह खुद जिम्मेदार नहीं था। वह कोई और ही था जो उतने ऊंचे पहाड़ से गिराकर उसे यहां घाटी में सुरक्षित ले आया था। एकाएक ही हुकुम सिंह की आंखों को जंगल में रहस्य की धुंध दिखने लगी थी। शाम हो गई थी। हिम शिखरों के दर्शन के लालच में हुकुम सिंह बहुत दूर निकल आया था, मगर अब उसे चिंता सताने लगी कि आज वह समय से छावनी में नहीं पहुंच पाएगा, इसलिए कि वापस जाने के लिए पहले उसे ऊपर पहाड़ी पर चढ़ना था, तत्पश्चात छावनी के लिए रास्ता ढूंढना था। समय पर सेना भवन में न पहुंचना दंडनीय अपराध था, इसलिए बिना और देर किए वह जल्दी से उठा। उसने अपने कपड़ों की धूल झाड़ी व चलने को आगे बढ़ा ही था कि सामने का दृश्य देख उसके होश उड़ गए। उसे लगभग 10 मीटर की दूरी पर एक बाघिन खड़ी थी, पेट में भूख और आंखों में वहशीपन लिए। पहले तो उसे यह दृश्य काल्पनिक ही लगा, मगर थोड़ी ही देर में उसे विश्वास हो गया कि वह सपनों की दुनिया में नहीं, वरन यथार्थ के धरातल पर खड़ा था। हुकुम सिंह को देख बाघिन ने 2 बार सर हिलाया और अपना शक्तिशाली जबाड़ा खोलकर अपने कानों तक खींच लिया। निश्चय ही बड़ी प्रसन्न दिखती थी वह। शायद ये सोच रही होगी कि उस दिन के भोजन के लिए उसे इंसानों की बस्ती में दर दर भटकने की जरूरत न थी। उसका मनपसंद स्वादिष्ट भोजन आज खुद ब खुद उसके पास चला आया था। हुकुम सिंह जान गया था कि यह वही नरभक्षी बाघिन थी जिसने उन दिनों उस पूरे क्षेत्र में दहशत फैलाई हुई थी, और जिसकी वास्तविकता पर आज से पहले उसे संदेह था। यूं तो हुकुम सिंह कोई डरपोक सिपाही न था। आखिर राजपूत घराने का युवक था वह, मगर प्रतिद्वंद्वी भी कोई आम प्राणी न होकर बाघिन थी। उसने सुना तो था कि बाघ पृथ्वी पर अत्यंत शक्तिशाली जीवों में से एक है, मगर इसका वास्तविक ज्ञान उसे बाघिन को देखने के बाद ही समझ आया। आज से पहले उसकी कल्पनाओं में बाघ और बिल्ली में मामूली ही अंतर था। उसने सोचा था कि एक मोटी ताजी बिल्ली से थोड़ा बड़ा होगा बाघ, मगर वास्तविकता यह थी कि बाघिन उसकी कल्पनाओं से कहीं अधिक विशाल थी और उतनी ही भयानक भी। उस नरभक्षी की मुद्रा पर स्पष्ट अंकित था कि जंगलों की बेताज रानी थी वह, और ये भी कि यहां उसके इन जंगलों में आदमी का कोई स्वागत नहीं था। बाघिन इतनी डरावनी थी कि 2 क्षणों के लिए उससे नजर मिलाते ही
हुकुम सिंह का माथा घूमा और वह बेहोश होकर कब जमीन पर गिरा उसे नहीं पता। नीम बेहोशी की स्थिति में हुकुम सिंह हिचकोले खाता हुआ झूल रहा था। उसे लगा वह किसी घोड़े पर बैठा है। अधमूंदी आंखों से उसने देखा कि घोड़े की लगाम थामे हुए हाथ भारतीय नहीं वरन विलायती थे, अतः किसी अंग्रेज के ही रहे होंगे, वह सोच रहा था। छावनी के अस्पताल के बाहर उन दो सशक्त हाथों ने उसे उतारकर जमीन पर छोड़ दिया। अपने प्राण बचाने वाले का आभार व्यक्त करने के लिए हुकुम सिंह ने किसी तरह आंखें खोलकर उसकी ओर देखा तो उसकी चीख निकल गई। उस घुड़सवार के शरीर पर मात्र धड़ था, सर नहीं। ऐसा डरावना दृश्य देख हुकुम सिंह की चेतना फिर गायब हो गई। 2 दिन के तेज बुखार के बाद जब हुकुम सिंह की आंखें खुली तो उसने खुद को छावनी के अस्पताल में पाया। वह बाघिन का शिकार बनते बनते कैसे यहां तक पहुंचा उसे पता नहीं। हाँ, बाघिन का भयानक चेहरा और बिना सर वाले घुड़सवार का जीवन दृश्य उसकी आंखों में ज्यों का त्यों बसा था। यह सब कैसे हुआ था? उसकी जिज्ञासा रोके न रुक रही थी। अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए उसने पास में ही लेटे रोगी सिपाही से पूछा, तो उस सिपाही ने बताया कि ऊंची चट्टान से गिरने पर हुकुम सिंह के मस्तक पर गहरी चोट आई थी। वह तो अच्छा हुआ कि वे दो शिकारी जो कुछ ही देर पहले नरभक्षी बाघिन का शिकार कर पाने में सफल हुए थे, मौके पर पहुंचकर हुकुम सिंह को छावनी के अस्पताल ले आए। इतनी ऊंची छोटी से गिरकर जीवित रहने वाली बात शिकारियों की समझ से भी बाहर थी, क्योंकि वहां से गिरकर बचना एक चमत्कार के सिवा और कुछ भी न था। मगर हुकुम सिंह जीवित था और अब स्वस्थ भी। अच्छी बात यह थी कि उस दिन बाघिन के मारे जाने से समूचा पहाड़ी क्षेत्र भी चैन की नींद सो रहा था। हुकुम सिंह अपने साथी की बात से सोच में था। सिपाही का भ्रम दूर करने के लिए हुकुम सिंह ने उसे बताया कि वह पहाड़ी से गिरने के बाद भी पूरे होशो हवाश में था। वापस घर आने के प्रयास में था कि तभी बाघिन से उसका सामना हो गया और उसके बाद बिना सर के किसी घुड़सवार ने उसे यहां अस्पताल तक छोड़ने में उसकी मदद की थी, न कि किन्हीं शिकारियों ने। हुकुम सिंह की बात सुनकर दूसरे रोगी सिपाही के बदन में रोमांच दौड़ पड़ा था। उस सिपाही ने बताया कि लैंसडाउन की छावनी में एक सर कटे हुए अंग्रेज अफसर की आत्मा हमेशा गश्त लगाती है। उस अंग्रेज अफसर के सर कटे भूत ने कई मौकों पर सिपाहियों की जान भी बचाई है। उस दिन इतनी गहरी घाटी में गिरते वक्त हो सकता है उस सर कटे भूत की कृपा से ही हुकुम सिंह के प्राण बच पाए थे। हुकुम सिंह की समझ में कुछ न आ रहा था। न ही वह भूत जो उसे बचाकर लाया था और न ही वह बाघिन जो हुकुम सिंह के गिरने से 2 घंटे पूर्व ही मारी जा चुकी थी। इस घटनाक्रम को समझने के लिए हुकुम सिंह जीवन भर खुद से यह तर्क वितर्क करता और उसका मन हर बार इसी निष्कर्ष पर पहुंचता कि लोग चाहे कुछ भी कहें या समझें, मगर उस दिन वह भूत ही उसे बचाने वहां उपस्थित हुआ था और उधर वह बाघिन थी जो यह संदेश देने आई थी कि ये जंगल उनके हैं और हमेशा उनके ही रहेंगे। अतः हुकुम सिंह के लिए यही अच्छा था कि वह ऐसे स्थानों से खुद को दूर रखे। हुकुम सिंह को किसने बचाया और किसने नहीं, यह तो सिर्फ जंगल ही जानता था, मगर बाघिन और भूत से हुआ प्रत्यक्ष साक्षात्कार हुकुम सिंह की आंखों में सदा जीवंत रहा। 1 सप्ताह के बाद स्वस्थ होने पर बाघ और घोड़े वाले सरकटे अफसर के भूत की कहानी अपने घर वालों को लिखते हुए हुकुम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड के जंगल बड़े अद्भुत और अनोखे हैं। इन्हें समझना आसान नहीं, क्योंकि यहाँ अंधेरा और रहस्य एक साथ घुल मिलकर रहते हैं।